हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक बिल्कुल से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो या पीएससी हो, दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्टेट पीसीएस में इससे फैक्चुअल पॉइंट्स ज्यादा आते हैं, और अगर यूपीएससी के एग्जाम देखते हैं तो इससे काफी सारे आंसर राइटिंग में अगर हम देखेंगे तो वहां से भी आंसर राइटिंग में भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन उठा लेता है। तो ये आज का जो टॉपिक है दोनों एग्जामों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, चाहे प्री हो, मेंस हो, यहाँ तक कि इंटरव्यू वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से देखना है, काफी डिटेल से मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फिर एक और टॉपिक बचेगा जिसमें हम विद्रोहों की पूरी एक सीरीज देख लेंगे, जहां जहां पूरे ऑल ओवर इंडिया में कृषक विद्रोह हुए या फिर जनजातियों के द्वारा विद्रोह हुए या फिर सन्यासी जो विद्रोह, मतलब जो भी विद्रोह है, किसान हो, जनजाति हो, सारे विद्रोहों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि समाज में और धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, जो कमियां आ गई थी, उन कमियों में सुधार करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्गों के द्वारा, ठीक है, सभी धर्मों के द्वारा अपने अपने समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, अपने धर्म में जो कमियां आ गई हैं, जो दोष आ गए हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। अच्छा, ये प्रयास सिर्फ आधुनिक भारत में ही नहीं, अगर हम प्राचीन समय में चलें तो प्राचीन काल से ऐसे जो सुधार हैं वो समय समय पर होते आए हैं। जब भी समाज में या धर्म में ऐसी बुराइयां या कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं तो हर काल में, हर दशक में कोई ना कोई ऐसा एक आंदोलन होता रहा है जिसने इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अगर हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका प्रारंभ भी समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म की मुख्य जो शिक्षा है यही है सभी में समानता का एक व्यवहार करना। हमारे एंशिएंट समय में स्त्रियों की जो दशा है वो वैदिक काल के बाद स्त्रियों की दशा थोड़ा सा खराब होने लगी थी समाज में, तब बौद्ध धर्म का विकास होता है और बौद्ध धर्म ने सभी लोगों में समानता की बात की। ठीक है, स्त्री और पुरुषों की समानता की बात की, सभी धर्म और जातियों की समानता की बात की। वैसे फिर हमें जैन धर्म दिखता है, तो अभी एक क्लास होगी जिसमें रिलीजन के बारे में, तो उसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी महत्वपूर्ण धर्म हैं उन धर्मों की हम लोग उसमें बात करें तो वहां पर ये सब चीजें देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा समाज सुधार की दृष्टि से क्या कार्य किए गए। उसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत को देखते हैं तो मध्यकालीन भारत में भी सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के नाम से आंदोलनों की एक श्रृंखला स्टार्ट होती है। आंदोलन प्रारंभ होते हैं भक्ति आंदोलन, जहां हिंदू धर्म में, वहीं सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, समाज में जो बुराइयां आ गई थी, धर्म में जो कुरीतियां अडॉप्ट की जाने लग गई थी, उनको दूर करने के लिए मध्यकालीन समय में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन का दौर आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में भी हमें सभी धर्मों में कुछ मुख्य आंदोलनों की बात करनी है, जिनका मुख्य उद्देश्य मैंने पहले ही बताया, समाज और धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों और कुरीतियों को दूर करके और समाज का उत्थान करने का प्रयास करना था। ठीक है, तो आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो देखिए हमारे आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और संगठन ऐसे भी बने जो कि हिंदू धर्म में समाज और धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वहीं हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में, साथ ही साथ सिख धर्म में, साथ ही साथ पारसी धर्म में, यानी सभी धर्मों में कोई ना कोई एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ, कोई ना कोई एक ऐसा संगठन प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य अपने समाज को फिर से शुद्ध करना, शुद्धिकरण करना, उसकी जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना और समाज के लोगों में एक समन्वयता की भावना, बंधुता की भावना का विकास करके और उनके उत्थान का प्रयास करना था। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पहले छोटे छोटे से। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म के जब हम आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें काफी जो आंदोलन है उनको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम छोटे छोटे वाले कवर कर लेते हैं पूरे। पहले हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना कौन कौन से है। तो देखिए हम देखते हैं
हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो आंदोलन हुए उनको, और मुस्लिम धर्म के आंदोलन को देखेंगे, फिर हम देखेंगे सिख धर्म में जो आंदोलन हुए उसको देखेंगे, और फिर हम देखेंगे पारसी धर्म। तो इन चारों धर्मों में जो आंदोलन हुए, जो सुधार करने के प्रयास हुए, उनको हम लोग देखेंगे। किन किन संगठनों ने, किन किन महापुरुषों ने, व्यक्तित्वों ने इनमें अपना योगदान दिया। सबसे पहले जब हम हिंदू धर्म को देखेंगे तो हिंदू धर्म में हमको कुछ मुख्य देखने हैं, जैसे कि हम देखेंगे राजा राममोहन राय को, इसमें हम राजा राममोहन राय को देखेंगे। ठीक है, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो इनका हम ब्रह्म समाज को देखेंगे, और इनके द्वारा और जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए समाज और धर्म के उत्थान की दृष्टि से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर राजा राममोहन राय के बाद हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज को, ब्रह्म समाज के बाद हम लोग प्रार्थना समाज देखेंगे। प्रार्थना समाज हम लोग पहले देखेंगे ब्रह्म समाज, फिर हम देखेंगे प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज के बाद हम लोग देखेंगे दयानंद सरस्वती के कार्यों को और इनके द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए उनको। फिर हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के बारे में, तो हम रामकृष्ण मिशन को देखेंगे, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण सभा के बारे में देखेंगे। इसी में हम रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण सभा में हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बारे में हम लोग देख लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम देखेंगे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी को देखेंगे, जिसका गठन तो किया गया था विदेशी सदस्यों के द्वारा, बाद में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा रही, लेकिन बाद में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये हिंदू समाज के लोगों से एक तरीके से मिलजुल गई। ठीक है, तो इसमें फिर बाद में इसमें जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्होंने इसमें काफी अपना योगदान दिया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी कार्य भी कर रही थी भारत में आकर के, स्टार्ट तो हुई थी भारत के बाहर, लेकिन फिर बाद में ये मद्रास के अड्यार में आकर के इसने अपना एक कार्यालय खोला। ठीक है, और उसके बाद जब 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बन जाती हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर के ही उनका जब 1893 का जो शिकागो में भाषण हुआ था उससे प्रेरित होकर के भारत आती हैं, और उसके बाद ये भारत में ही रह जाती हैं, और भारत के ही जो समाज है और जो धर्म है उसके लिए ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में कार्य करता है। ठीक है, हिंदू धर्म में हमको इतने देखने हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो कार्य किए गए, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी को। मुस्लिम धर्म में हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, फिर एक देखते हैं हम देवबंद आंदोलन, काफी महत्वपूर्ण है ये, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन तीनों काफी महत्वपूर्ण है, इन तीनों को हम देखेंगे। इधर हम देखेंगे सिंह सभा, जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, तो उनमें जो कुरीतियां आ गई थी उनको दूर करने के लिए कुछ आंदोलन, कुछ संगठन बने, कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि सिंह सभा, फिर एक आता है आपका नामधारी आंदोलन। ठीक है, सिंह सभा हो गया, नामधारी आंदोलन हो गया, नामधारी आंदोलन के बाद देखेंगे निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन के बाद हम देखते हैं निरंकारी आंदोलन। ठीक,
अब दोस्तों जो सिंह सभा है, सिंह सभा में अंत में दो भागों में बढ़ गई थी, एक मुख्य खालसा दीवान और दूसरा अकाली आंदोलन। जो सिंह सभा है यही बाद में दो गुटों में बढ़ गई थी। मुख्य खालसा दीवान, मुख्य खालसा दीवान और अकाली आंदोलन। जो सिंह सभा है वो भी बाद में मुख्य खालसा दीवान और अकाली आंदोलन बढ़ गई, जिसमें से ये जो दोस्तों अकाली आंदोलन है ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे क्वेश्चन नामधारी आंदोलन और अकाली आंदोलन से ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसमें अकाली आंदोलन ज्यादा मुख्य रूप से याद रखना है, क्योंकि अकाली आंदोलन ही इन सभी जो सिख आंदोलन हुए इनमें सबसे ज्यादा व्यापक स्वरूप प्राप्त करने वाला आंदोलन अकाली आंदोलन ही होता है, जिसका प्रभाव लगभग पूरे पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। फिर हम लोग बात करते हैं पारसी धर्म में, तो इसमें हमें केवल एक ही मुख्य संगठन या सभा का के बारे में देखना है, जो कि लाला भाई नौरोजी आदि के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था। इसका नाम है रंगनुमाय मासध्यान सभा। रहनुमाय मासध्यान सभा। ठीक, तो पारसी धर्म में एक ही हमें संगठन को देखना है, एक ही सभा को देखना है, रहनुमाय मासध्यान सभा। इसके द्वारा ही पारसी धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया। काफी महत्वपूर्ण सभा रहा, जिसने एक तरीके से पारसी धर्म में सुधार करने के लिए एक मुहिम चलाई, एक आंदोलन चलाया। तो हमें मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में हमें इतने आंदोलन देखने हैं, जिसमें से आपसे जो ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन से ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर अकाली आंदोलन से पूछा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सभी से कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज से ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पीछे से ही, क्योंकि ये सब छोटे छोटे हैं, ये फिर आकर के काफी इनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिख धर्म में हुए जो प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से। ठीक है, तो सिख समाज से पहले हम स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म में जो मुख्य सुधार आंदोलन थे, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिंह सभा को। सिंह सभा, तो सिंह सभा को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। कोई भी अगर आंदोलन होगा, कोई भी संगठन होगा, कोई भी पार्टी बनेगी, तो सबसे पहले उसके हमें उद्देश्यों को देखना चाहिए कि उसके उद्देश्य क्या थे, जिनके कारण उसकी स्थापना हो रही है। फिर बाद में हम उसका योगदान देखते हैं कि समाज में उसके क्या कार्य रहे, क्या योगदान रहे। तो इसी क्रम में हम लोग पहले देखेंगे उद्देश्य कि सिंह सभा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्यों में था सिंह सभा के कि सिख समाज के जो लोग हैं, सिख समाज के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? सिख समाज के जो लोग हैं उनमें पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, जिससे कि जब पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो जाएगा तो सिख समाज के लोगों का भी एक तरीके से उत्थान प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अब इधर देखिए ब्रिटिश दौर चल रहा है, तो अब ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के दौर में अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो भी आपको पाश्चात्य शिक्षा से निपुण होना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से सिख समाज के लोगों का भी उत्थान करने के लिए, उनको जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाने के लिए
आवश्यक क्या था कि सिख समाज के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य देखते हैं हम लोग। तो इनका एक उद्देश्य ये भी था कि सिख समाज के लोगों को हिंदू एवं पारसियों में व्याप्त कुरीतियों से बचाना। इस समय तक हिंदू धर्म में काफी अधिक कुरीतियां, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, ठीक है, ये सब जो कुरीतियां हैं काफी व्यापक रूप से विस्तृत हो चुकी थी हिंदू धर्म में। तो अब इस सिंह सभा का मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदू और पारसी धर्म में ऐसी जो कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों से इस सिख समाज के लोगों को बचाना। ठीक है, उद्देश्य हो गया। फिर इसका एक मुख्य उद्देश्य और ये था कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, तो इसका उद्देश्य था ही, और पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा देने वाले स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना, यानी ऐसे स्कूल कॉलेजों का निर्माण करना जहां पर इस समाज के लोग पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और फिर सरकारी नौकरियों में या फिर अपना जो स्थान है वो कर सकें। उद्देश्य हो गए। अगर हम इसका कार्य देखें या योगदान देखें, इसके क्या उपलब्धियां रही, उपलब्धियां ज्यादा सही लगता है, उपलब्धियों हम देखते हैं कि इसी संघ सभा के द्वारा ही पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। और खालसा कॉलेज की स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना, और खालसा कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य शिक्षा के विकास हेतु। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के विकास हेतु पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? इसी सिंह सभा के द्वारा। ठीक है, चलिए एक उपलब्धि ये होगी महत्वपूर्ण। जो इसका डेट भी याद रख लीजिए, कभी डेट भी पूछ लेता है। 1892 में खालसा कॉलेज की स्थापना की जा रही है पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, यही कॉलेज आगे चलकर गुरु नानक कॉलेज के नाम से भी जाना जाने लग गया। जो खालसा कॉलेज है, तो यही कॉलेज खालसा कॉलेज आगे चलकर गुरु नानक कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यही कॉलेज जो खालसा कॉलेज है, यही कॉलेज बाद में गुरु नानक कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, फिर हम देखते हैं कि बहुत जल्द ही इस सिंह सभा के अंतर्गत दो संगठनों का विकास हो गया। जो सिंह सभा है, ये बहुत जल्द ही दो भागों में बढ़ गई, दो संगठनों में इसका विभाजन हो गया। एक तो हो गया आपका अकाली दल, ठीक है, और दूसरा जो संगठन है वो हो गया मुख्य खालसा दीवान। बहुत जल्द ही ये जो सिंह सभा है, ये दो भागों में बढ़ गया, अकाली दल और मुख्य खालसा दीवान। तो अब हम देखेंगे मुख्य खालसा दीवान। मुख्य खालसा दीवान के क्या कार्य रहे और अकाली दल के क्या कार्य रहे। देखिए, जो मुख्य खालसा दीवान है, इस मुख्य खालसा दीवान का मुख्य कार्य था कि सिख समाज के लोगों को
पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित करने के लिए और साथ ही साथ जो उसकी जो पौराणिक शिक्षा है उसका विकास करने के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि सिख समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए, चाहे वो पाश्चात्य शिक्षा हो चाहे उनकी धार्मिक शिक्षा हो, उससे शिक्षित करने के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना। दूसरा, गुरुद्वारों की स्थापना करना, गुरुद्वारों की स्थापना करना धार्मिक शिक्षा एवं धर्म के विकास के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉलेज की स्थापना करना पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए, और गुरुद्वारों की स्थापना करना क्या लिए? धार्मिक शिक्षा और धर्म के विकास के लिए। ठीक है, ताकि गुरुद्वारों की स्थापना करके लोगों को अपने धर्म से लोगों को परिचित कराने के लिए। इन्होंने क्या किया? जगह जगह पर गुरुद्वारों की स्थापना कराई इस मुख्य खालसा दीवान ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिख समाज से भी बाहर के लोग सिख धर्म से परिचित हो सके। ठीक, चलिए मुख्य खालसा दीवान हो गया। अब हम देखते हैं अकाली दल। अकाली दल का भी उद्देश्य वही था, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन सब कुरीतियों को दूर करना, साथ ही साथ समाज के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। इसके साथ ही जो अकाली दल है, इस अकाली दल ने जो पाखंड आ गए थे, जो आडंबर आ गए थे धर्म के अंदर, उन पाखंड और आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1920 ईस्वी में ये अकाली दल प्रारंभ होता है। अकाली दल जो आंदोलन है प्रारंभ होता है। अकाली आंदोलन क्यों प्रारंभ होता है? क्योंकि इस समय तक जो सिख समाज के जो गुरुद्वारे थे, इन गुरुद्वारों के जो मुख्य होते हैं महंत, ठीक है, जो धार्मिक कार्य वगैरह धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो जो महंत हैं वो महंत भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके थे। ठीक है, जैसे कि जो वहां पर पूजा पाठ से संबंधित जो सामग्री आती थी, उन पूजा पाठ से संबंधित सामग्रियों का इस्तेमाल वो अपने दैनिक उपयोग में करने लगे थे। मतलब उनको अपनी प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति समझ करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस मंदिर की जो संपत्ति है उसका प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, उन गुरुद्वारों की जो संपत्ति है उसका प्रयोग करने लग गए थे। तो अकाली दल का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे के महंतों में व्याप्त कुरीतियों एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि गुरुद्वारे के जो महंत हैं उनमें जो कुरीतियां थी, जो भ्रष्टाचार थे, उनके विरुद्ध अकाली आंदोलन होता है। अकाली आंदोलन, तो 1920 ईस्वी में अकाली आंदोलन प्रारंभ होता है। 1921 ईस्वी में सरकार ने इस आंदोलन की भीषणता को देखते हुए 1921 ईस्वी में एक गुरुद्वारों के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया, और उस कमेटी के द्वारा ही अब गुरुद्वारों का जो पूरा प्रबंधन है, जो संचालन है, उस कमेटी के द्वारा ही देखा जाएगा। लेकिन फिर भी ये आंदोलन समाप्त नहीं होता, और 1925 ईस्वी में फिर सरकार के द्वारा ये जो गुरुद्वारे हैं, इन गुरुद्वारों की जो मैनेजमेंट, जो प्रबंधन है, इसमें कुछ सुधार किया जाता है, नियमों में कुछ और सुधार किए जाते हैं, जिसके बाद 1925 ईस्वी में अकाली आंदोलन समाप्त होता है। तो 1921 ईस्वी में प्रबंधन हेतु कमेटी गठित कर दी जाएगी। फिर 1925 ईस्वी में हम देखेंगे
कि अब जो गुरुद्वारों के संबंध में कुछ सुधार किए जाते हैं, जो वहाँ पे जो भी अनुष्ठान वगैरह जो भी कार्य चल रहे हैं, मतलब उसमें प्रधान 1920 में वापस से प्रधान महंतों को ही बना दिया गया गुरुद्वारा में, लेकिन अब उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा दिए गए, कुछ सुधार किए गए, और उसके पश्चात 1925 में अकाली आंदोलन समाप्त होता है। ठीक है, चलिए जब गुरुद्वारों की जो व्यवस्था है, गुरुद्वारों की व्यवस्था जब ठीक की गई, ठीक है, गुरुद्वारों की व्यवस्था ठीक की गई, उसके बाद अकाली आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि 1920 में प्रारंभ हो रहा है। कारण क्या था कि गुरुद्वारे के जो महंत हैं उनमें व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उनके विरुद्ध। और भ्रष्टाचार क्या था कि जो महंत थे, गुरुद्वारे के जो महंत हैं, महंत गुरुद्वारों की संपत्ति को गुरुद्वारों की संपत्ति का अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग कर रहे थे। साथ ही साथ गुरुद्वारों की जो संपत्ति है उसको अपनी निजी संपत्ति समझ रहे थे, और उसी तरीके से इस गुरुद्वारों की संपत्ति का ये लोग यूज कर रहे थे। एक तरीके से देखेंगे हम लोग, तो महंत गुरुद्वारों की संपत्ति को अपनी पैतृक संपत्ति समझने लग गए थे। ठीक है, अब दूसरा हम आंदोलन देखेंगे। तो दूसरा आंदोलन है नामधारी आंदोलन। इसको जो है प्रारंभ किसने किया, नेतृत्व किसने दिया, तो राम सिंह के द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। कौन सा आंदोलन? नामधारी आंदोलन। ठीक है, तो नेता कौन है? नेता राम सिंह है। उद्देश्य अगर हम देखते हैं तो इसका उद्देश्य है सिंह समाज में नैतिकता का विकास करना। उद्देश्य में देखेंगे हम सिंह समाज में, जो सिख समाज है, सिख समाज में नैतिकता का विकास करना। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। क्योंकि इन सभी का मानना था कि जब अगर पाश्चात्य शिक्षा का अगर विकास हो जाएगा, अगर व्यक्ति पाश्चात्य शिक्षा शिक्षित हो जाएगा, तो सभी चीजों को तर्क के आधार पर सोचना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज पर यूं ही आंख मुंह का भरोसा नहीं करेगा, उसको तार्किक आधार पर विश्लेषण करके किसी भी चीज के तथ्य को जानने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इस समय के जो सभी आंदोलन चल रहे थे उनमें से मुख्यतः सभी आंदोलनों ने पाश्चात्य शिक्षा का विकास करने पर बल दिया। उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ ही पाश्चात्य शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने एक और इनका कार्य क्या था कि इन्होंने सिख समाज के जो लोग हैं, सिख समाज के लोगों को मदिरा और मांसाहार से दूर करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया? सिख समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोगों को मदिरा और मांसाहार से दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने अपने जो अनुयायी हैं, अपने अनुयायियों को, अपने जो फॉलोअर्स हैं, इसको मानने वालों को, अपने अनुयायियों को श्वेत कपड़े एवं साफ, ठीक है, साफ और श्वेत कपड़े पहनने पर जोर दिया और सफाई पर जोर दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपने अनुयायियों को साफ एवं सफेद कपड़े धारण करने पर बल दिया और साफ सफाई पर जोर दिया।
फिर हम देखेंगे कि ये जो रामधारी आंदोलन के जो नेता राम सिंह है, इनको अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, जब ये आंदोलन जब ये चला रहे होते हैं तो इस आंदोलन को चलाने के दोष में इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है और इनके रंगून भेज देने के पश्चात ये जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो राम सिंह को फिर ब्रिटिश के द्वारा निर्वासित करके इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है। निर्वासित करके इनको रंगून जेल भेज दिया जाता है और इनके जेल जाने के बाद फिर जो नामधारी आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नामधारी आंदोलन के बाद आता है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन, ठीक है, निरंकारी आंदोलन का भी उद्देश्य वही है, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, सिख समाज में व्याप्त जो दोष आ गए हैं, धर्म में जो दोष आ गए हैं, इनको दूर करके समाज का उत्थान करना, लोगों को धर्म के प्रति आस्था जगाना, धर्म से जोड़ने का प्रयास करना, ये सभी कार्य निरंकारी आंदोलन के भी हैं। इसके जो नेता हैं, इसके नेता हैं दयाल दास। नेता कौन है? दयाल दास। दयाल दास के द्वारा इस निरंकारी आंदोलन को प्रारंभ किया गया। ठीक है, इन दयाल दास ने पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाकर आंदोलन चलाया। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इस निरंकारी आंदोलन से ज्यादा प्रभावित था। यानी निरंकारी आंदोलन का जो प्रभाव है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादा अधिक था। ठीक है, इनका मैंने मुख्य उद्देश्य बता ही दिया, धार्मिक क्षेत्र में फैली विसंगतियों को दूर करके सिख समाज में सुधार करना। सभी जो आंदोलन है सभी के ही उद्देश्य है, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करके समाज का उत्थान करने का प्रयास करना, समाज का विकास करने का प्रयास करना। ठीक है, अन्य उद्देश्यों अगर हम देखें तो देखिए दयाल दास ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया तथा बहुदेववाद का विरोध किया। प्रमुख उपलब्धियों में या उद्देश्य अगर हम देखें तो उद्देश्य इसका क्या था? एक तो उद्देश्य सिख समाज में जो व्याप्त कुरीतियां और विसंगतियां हैं उनको दूर करके समाज का उत्थान करने का प्रयास करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध करना और बहुदेववाद का विरोध करना। इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो क्या है? निराकार है। यानी कि निराकार मतलब इसका कोई आकार ना हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ईश्वर की पूजा एक मूर्ति बना के मूर्ति के माध्यम से करते हैं, मतलब कि हमने ईश्वर का एक आकार दे दिया। तो इनका मानना था कि जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है। तो इन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया, निराकार ईश्वर की उपासना पर। ठीक है, तो इन्होंने इनका जो उपलब्धि में हम देखें तो इन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया और साथ ही साथ इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, बस सभी धर्मों में उसको अलग अलग नामों से लोगों ने बांट दिया। तो इन्होंने एकेश्वरवाद का विरोध करके, बहुदेववाद का विरोध करके और एकेश्वरवाद पर जोर दिया, साथ ही साथ मूर्ति पूजा का विरोध करके और निराकार ईश्वर पर जोर दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो निराकारी आंदोलन है, निराकारी आंदोलन का जो प्रभाव है उस समय अधिकतम पूरे पंजाब के क्षेत्र में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है
इसके क्षेत्र में हरियाणा का जो आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर निरंकारी आंदोलन का प्रभाव काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से घर घर तक पहुंच गया था निरंकारी आंदोलन। ठीक, तो निरंकारी आंदोलन हम देख लिया। दयालदास इसके प्रमुख नेता है जिन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। उधर नामधारी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, तो उसके नेता है राम सिंह। अब हम देखते हैं पारसी समाज में। पारसी समाज में केवल एक ही संगठन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक ही जो सभा का गठन हुआ, इस सभा का क्या नाम है, तो रहनुमा मास्तेयान सभा। इसमें रहनुमा प्रमुख सभा थी, रहनुमा मार्गदर्शन सभा, और भी थी, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो प्रकाश में यही है, इसी के द्वारा किए गए कार्य रहनुमा मार्गदर्शन सभा। तो इसका गठन कब किया गया, 1853 में, 1853 ईस्वी में इसका गठन किया गया। नेतृत्व की हम बात करते हैं तो नेतृत्व करता कौन कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी थे। कुछ और भी व्यक्ति थे जैसे कि एस बंगाली, PM मालाबारी, SS बंगाली, PM मालाबारी, ठीक है। एक और थे नौरोजी फरदोंजी, नौरोजी फरदोंजी। तो मुख्य रूप से इसके प्रमुख नेता कौन कौन से नेतृत्व करता, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली, PM मालाबारी और नौरोजी फरदोंजी। अब इस सभा का, इस संगठन का क्या उद्देश्य था, तो इसका भी उद्देश्य यही था कि पारसी धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म से जो पथभ्रष्ट होने लग गए हैं, अपने धर्म की जो बातें हैं उसकी अवहेलना करने लग गए हैं, तो उन सभी मतलब धर्म में जो व्याप्त, समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियां हैं उसको दूर करके और फिर से लोगों को धर्म के प्रति आस्था जगाना और धर्म के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रेरित करना। साथ ही साथ पारसी समाज के लोगों में भी पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है, और उनको तार्किक आधार पर विश्लेषण करने के लिए तैयार करना, या उनको तार्किक आधार पर विश्लेषण करने के लिए उनको प्रेरित करना, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य तो सबका वही है। योगदान में अगर हम बात करें कि पारसी समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया, और जो पारसी धर्म के लोग हैं उनको एक तरीके से पवित्रता का पालन करना और धर्म की जो बातें हैं, धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके पालन करने पर जोर दिया। उपलब्धियों में देखिए योगदान तो, उद्देश्य तो सबका लगभग एक ही है। उपलब्धियों में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि पारसी समाज के जो लोग हैं उनको पवित्रता पर जोर दिया और धर्म की जो बातें हैं या धर्म के प्रति सम्मान पर जोर दिया। पवित्रता एवं धर्म के प्रति सम्मान पर जोर। पाश्चात्य शिक्षा के विकास का प्रयास, ठीक है। पवित्र धर्म के प्रति सम्मान पर जोर दिया, पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर बल दिया। इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, ठीक है। जो धर्म में जो कर्मकांड होने लग गए थे उसका इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ स्त्रियों के विवाह की उम्र बढ़ाने पर जोर, मतलब देखा जाए तो बाल विवाह का विरोध किया।
ठीक है। इन्होंने कहा कि स्त्रियों की विवाह की जो उम्र है उसको बढ़ाया जाए, कम उम्र में समाज के लोगों को प्रेरित किया कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह न किया जाए, मतलब कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया इस सभा के द्वारा, ठीक है। कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे इन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया, स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो ही समाज का विकास ज्यादा तीव्र गति से होगा। तो समाज के विकास के लिए पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। एक चीज और देखेंगे कि जो रहनुमाई मतदान सभा है, इस रहनुमाई मतदान सभा ने अपने जो उद्देश्य हैं, अपनी जो शिक्षाएं हैं, इनका प्रसार करने के लिए अपने उद्देश्य और अपने जो शिक्षाएं हैं इनका प्रसार करने के लिए इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया। तो उस पत्रिका का क्या नाम है? राष्ट्र गोस्तार। इन्होंने राष्ट्र गोस्तार नामक एक पत्रिका का संपादन किया। तो रहनुमाई मतदान सभा के द्वारा राष्ट्र गोस्तार नामक एक पत्रिका का संपादन किया गया, और इस पत्रिका के संपादन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इस पत्रिका के संपादन का कि जो रहनुमाई मतदान सभा के जो उद्देश्य हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाना, साथ ही साथ जो शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं को, यानी कि इन जो ये प्रमुख जो नेतृत्व करता है, इनकी जो बातें हैं इनको समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रसारित करना। तो इसका जो है उद्देश्य शिक्षाओं और सभा के उद्देश्य को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रसारित करना। तो हमने पारसी समाज में जो एक मुख्य सभा का गठन हुआ, रहनुमाई मतदान सभा, उसको देख लिया। आपको मुख्य रूप से 2 ही 3 चीज इसमें ध्यान रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि इस रहनुमाई मतदान सभा के द्वारा राष्ट्र गोस्तार नामक पत्रिका का संपादन हुआ। क्यों हुआ? शिक्षाओं का विकास करना और इस सभा के उद्देश्यों को प्रसारित करना। साथ ही साथ इस रहनुमाई मतदान सभा के ये 2 मुख्य मेंबरों को याद रखना है, दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फर्दौसी। ये 2 मुख्य मेंबरों को याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इस सभा ने स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया और स्त्रियों की जो विवाह की आयु है वो बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको ये याद रखनी है इस सभा के द्वारा। ठीक है, इस सभा के संबंधित आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। तो आपसे एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो इसके सिर्फ नेतृत्वकर्ता पूछेगा, या फिर पूछेगा कि पारसी समाज में किस सभा के द्वारा स्त्रियों के विकास पर बल दिया गया, उनकी शिक्षा, सती प्रथा का विरोध किया गया, कर्मकांड का विरोध किया गया। तो ये आपको इस संदर्भ में याद रखना है। अब हम देखेंगे मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में हम सुधार आंदोलन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। देखिए, जो अलीगढ़ आंदोलन है, इस अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी जो कंजर्वेटिव जो सोच है, ठीक है, जो उनकी जो पुरानी सोच है उस सोच को पाश्चात्य सोच में कन्वर्ट करना, या फिर मुस्लिम समाज के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, जिससे कि समाज के लोग जो कि अभी हिंदू कंपेरिजन में काफी अधिक पिछड़े हुए थे, सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें भी इनकी जो भागीदारी थी वो बेहद कम थी। पीछे का कारण यही था कि इन मुस्लिम जो समाज है उसमें पाश्चात्य शिक्षा का विकास हिंदुओं के कंपेरिजन में काफी कम हुआ था, क्योंकि ये अभी भी अपने जो वही
पुरानी जो धार्मिक शिक्षा है उस पर ही ज्यादा जोर दे रहे थे और पाश्चात्य शिक्षा को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें उनको भी पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करके फिर इनको भी सरकारी सेवाओं में भागीदारी पहुंचाना या फिर राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे उद्देश्य किसके हो गए? अलीगढ़ आंदोलन के हो गए। ठीक है, आइए कुछ चीजें देखते हैं इसके बारे में। पहली बात, सैयद अहमद खां के द्वारा इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो मुख्य रूप से तो आपको यही याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सैयद अहमद खान इनमें से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो हम देखेंगे कि सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया। इसके अगर हम उद्देश्य को देखते हैं, उद्देश्य में देखेंगे तो मुस्लिम समाज में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करके उनका उत्थान करना। ठीक है, यानी इस समय अंग्रेज पाश्चात्य शिक्षा, हम देखेंगे इस समय तक पाश्चात्य शिक्षा के लिए काफी जोर दिया जा रहा था और जो लोग पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित थे, ठीक है, उनको ही सरकारी नौकरियों में अधिक लिया जा रहा था। तो इसी कारण से मुस्लिम समाज के लोग ये जो सरकारी नौकरियां हैं इनसे काफी दूर थे, राजनीति से काफी दूर थे। इसी कारण से सैयद अहमद खान ने सबसे पहला क्या प्रयास किया कि मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया जाए, जिससे कि वो भी सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और समाज का उत्थान हो सके, समाज का विकास हो सके। ठीक है, चलिए, जिस तरह अलीगढ़ आंदोलन ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को जोर दिया, इसके जस्ट उल्टा जो देवबंद आंदोलन है और जो अहमदिया आंदोलन है, उन दोनों आंदोलनों ने एक पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और जो धार्मिक शिक्षा है उस धार्मिक शिक्षा को ही या हदीस और कुरान के माध्यम से ही जो शिक्षा है उसके प्रसार करने पर बल दिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के जस्ट बिल्कुल दोनों की जो मोटिव है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, उद्देश्य दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। जहां अलीगढ़ आंदोलन ने पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया, वहीं अहमदिया और देवबंद आंदोलन ने इस पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करके और हदीस और कुरान के माध्यम से शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि हदीस और कुरान के माध्यम से शिक्षा के प्रसार पर बल निम्न में से किस आंदोलन के द्वारा दिया गया, तो उसमें आपको याद रखना है कि अलीगढ़ आंदोलन नहीं है, देवबंद और अहमदिया दोनों आंदोलन है। जिसमें से जो देवबंद आंदोलन है, देवबंद आंदोलन वो कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव आंदोलन के रूप में हमें दिखेगा, ज्यादा कंजर्वेटिव मूवमेंट के रूप में दिखेगा। उसने वो बहुत बड़ा बिल्कुल ध्रुव विरोधी था पाश्चात्य शिक्षा का और उसने सबसे ज्यादा हदीस और कुरान की शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, अहमदिया आंदोलन फिर भी थोड़ा सा ठीक था, उसने भी विरोध किया, बट उसने इतना ज्यादा बड़ा ध्रुव विरोधी नहीं था जितना कि देवबंद आंदोलन। ठीक है, चलिए, एक तो उद्देश्य हो गया मुस्लिम समाज में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करके उनका उत्थान करना। दूसरा इसका हम उद्देश्य देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोगों में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करके और उन्हें यूरोपीय पद्धति से शिक्षित करके ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त करना। इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य भी था, क्योंकि इस समय तक जो ब्रिटिश हैं वो हिंदुओं को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, राजनीति में देख लें या फिर हम देख लें सरकारी नौकरियों में, और जो मुस्लिम हैं इन मुस्लिमों के प्रति दमनात्मक कार्रवाई कर रहे थे ब्रिटिश। ठीक, मुस्लिम को ही जितने भी आंदोलन हो रहे थे उस समय के, उस आंदोलनों में के जिम्मेदार मुस्लिम को ही माना जा रहा था। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें भी ये माना गया कि मुस्लिमों के द्वारा ही भड़काया गया आंदोलन था। इस वजह से ब्रिटिश के द्वारा मुस्लिमों का ज्यादा विरोध किया जा रहा था और इसी कारण से सर सैयद अहमद खान के द्वारा
अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया और उसका एक उद्देश्य ये भी था कि ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त करना, यानी ब्रिटिशों को ये भरोसा दिलाना कि हम आपके विरोधी नहीं बल्कि हम आपके सहयोगी हैं, और इस तरीके से फिर उनके द्वारा ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त करके और अपने समाज का विकास करने का प्रयास करना। तो ये भी एक इनका मुख्य उद्देश्य रहा। इसी समय एक हमको एक चीज याद रखनी है, नोट याद रखिए। एक इतिहासकार थे, एक राइटर थे W.W. हंटर। इन W.W. हंटर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था इंडियन मुस्लिम। इस इंडियन मुस्लिम जो पुस्तक है, इस इंडियन मुस्लिम पुस्तक में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंडियन मुस्लिम बुक, और इस इंडियन मुस्लिम पुस्तक के माध्यम से W.W. हंटर ने सरकार को से ये अनुशंसा की, सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि उनको मुसलमानों के प्रति दमनात्मक कार्रवाई न करके बल्कि मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अगर भारत में अपनी स्थिति को मजबूत रखना है, लंबे समय तक भारत में स्थापित रहना है, तो उनको मुस्लिमों का विरोध न करके बल्कि मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। तो इसके द्वारा W.W. हंटर ने क्या कहा कि सरकार को मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से जो W.W. हंटर की जो इंडियन मुस्लिम बुक है, उसने भी इस अलीगढ़ आंदोलन को सहयोग प्रदान किया और उसके द्वारा उन्होंने सरकार से अपील की कि मुस्लिमों के प्रति दमनात्मक कार्रवाई न करके बल्कि मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को भरोसा दिलाया कि वे अंग्रेजों के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। तो ये तीन उद्देश्य याद रखें। मुस्लिम समाज में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, पाश्चात्य शिक्षा का विकास करके ब्रिटिश से सहयोग प्राप्त करना और ब्रिटिश से सहयोग लेकर प्राप्त करके और समाज का विकास करना, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को ये भरोसा दिलाना कि मुस्लिम समाज अंग्रेजों का विरोधी नहीं बल्कि उनका सहयोगी है। ठीक है, तो ये अलीगढ़ आंदोलन के ये मुख्य उद्देश्य रहे, जिस कारण इस आंदोलन को प्लान किया गया। ठीक, और इसी आंदोलन का प्रभाव ये रहा, इस आंदोलन का जो देखा जाए परिणाम ये रहा कि अब इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने, एक तो ये आंदोलन भी हुआ, उसके बाद ये जो इंडियन मुस्लिम जो बुक आई इसमें भी अनुशंसा की गई, और इसी के परिणाम स्वरूप अब अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति जो रवैया है उसमें बदलाव आ गया। मुसलमानों को भी रियायतें देनी प्रारंभ कर दी, उनको भी सरकारी सेवाओं में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। तो अलीगढ़ आंदोलन का सबसे मुख्य जो परिणाम है यही रहा कि इसके बाद ही अंग्रेजों के विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने मुसलमानों के प्रति जो दमनात्मक कार्रवाई की वो त्याग दी और अब उनको भी रियायतें देनी प्रारंभ कर दी। तो ये आपको याद रखना है, आपको पूछा सकता है कि इनमें से किस आंदोलन के पश्चात मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों के रवैये में परिवर्तन हुआ और मुसलमानों को भी रियायतें देनी प्रारंभ हो गई और उनकी भी जो सरकारी सेवाओं में भागीदारी है उसको बढ़ा दिया गया। सरकारी सेवाओं में भागीदारी अधिक सुनिश्चित की गई। जो आपको याद रखना है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अब इस अलीगढ़ आंदोलन की हम कुछ मुख्य उपलब्धियां देख लेंगे कि क्या योगदान रहा है। तो इसमें योगदान देखेंगे, योगदान में हम देखेंगे कि सैयद अहमद खान ने एक तो मुस्लिम समाज में व्यक्त जो कुरीतियां हैं इन कुरीतियों को दूर किया और इन कुरीतियों को दूर करने की दृष्टि से ही, इन कुरीतियों को दूर करने की दृष्टि से ही इन्होंने एक प्रथा चलती थी मुसलमानों में, पीरी मुरादी प्रथा। इस पीरी मुरादी प्रथा का इन्होंने त्याग किया व विरोध किया। ठीक है, तो इस आंदोलन का मुख्य
उद्देश्य क्या था? समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, जो समाज के जो लोग हैं उनका व्युत्थान करना। इसी कारण से उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से ही जो पीरी मुरादी प्रथा है, इस पीरी मुरादी प्रथा का इन्होंने पुरजोर विरोध किया और उसका लोगों से त्याग करने का आह्वान किया है। ठीक है। एक और देखेंगे, सर सैयद अहमद खान के द्वारा दास प्रथा का भी विरोध किया गया। दास प्रथा का विरोध किया गया। 1875 ईस्वी में इनके द्वारा एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई अलीगढ़ में, और यही एंग्लो ओरिएंटल जो मुस्लिम कॉलेज है 1875 ईस्वी में इनके द्वारा एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई, इसके द्वारा सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है। और यही जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है यही 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। 1920 ईस्वी में इसी एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज को का नाम परिवर्तित करके इसको बदल दिया गया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो एक योगदान ये भी रहा अलीगढ़ आंदोलन का सर सैयद अहमद खान का। इन्होंने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या पर बल दिया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कुरान जो है वैज्ञानिक व्याख्या की जानी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने तफसील उल कुरान लिखना प्रारंभ किया। ठीक है। इस कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने तफसील उल कुरान पुस्तक लिखना प्रारंभ किया, लेकिन ये तफसील उल कुरान पुस्तक पूरी हो पाने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तफसील उल कुरान पुस्तक पूरी हो पाने से पहले ही सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि तफसील उल कुरान नामक पुस्तक क्यों लिखी जा रही थी? तो कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए, और किसके द्वारा लिखी जा रही थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। लेकिन ये पुस्तक पूरी हो पाने से पहले ही सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मुस्लिम कॉलेज का ही नाम परिवर्तित होकर 1920 में क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। ठीक है। सर सैयद अहमद खान के हम कुछ और उपलब्धियां देखते हैं, कुछ और कार्य देखते हैं। जैसे 1865 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य था पाश्चात्य ग्रंथों का, जो पाश्चात्य ग्रंथ हैं उन पाश्चात्य ग्रंथों का उर्दू और फारसी में अनुवाद करना। तो इनकी कुछ उपलब्धियां ये भी हैं। सैयद अहमद में कुछ उपलब्धियां जिसमें से इन्होंने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। इस साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार एवं जो पाश्चात्य ग्रंथ हैं, पाश्चात्य ग्रंथों का एवं पाश्चात्य ग्रंथों का उर्दू और फारसी में अनुवाद करना। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इस अलीगढ़ आंदोलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1865 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और साइंटिफिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पाश्चात्य जो ग्रंथ है उनका उर्दू और फारसी में अनुवाद करना। ठीक है। फिर 1870 में उनके द्वारा तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किया जाता है। दूसरी उपलब्धि क्या है? 1870 ईस्वी में इनके द्वारा तहजीब उल
अखलाक, तहजीबुल अखलाक पत्रिका का संपादन किया जाता है। और इस तहजीबुल अखलाक जो पत्रिका है, इसके संपादन के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? तो समाज में नैतिकता और एक भाईचारे का विकास करना। ठीक है, तो तहजीबुल अखलाक पत्रिका का उद्देश्य क्या है? समाज में नैतिकता और बंधुता, भाईचारे का विकास करना। क्लियर? तो ये तहजीबुल अखलाक ये भी काफी महत्वपूर्ण रहा। साइंटिफिक सोसाइटी 1865 में, उसके जस्ट 5 साल बाद तहजीबुल अखलाक 1870 में तहजीबुल अखलाक पत्रिका का। देखिए, साइंटिफिक सोसाइटी जो क्या है, एक संस्था है। उस संस्था का कार्य भी था कि पाश्चात्य जो ग्रंथ है उनका उर्दू और फारसी में अनुवाद करना। वहीं तहजीबुल अखलाक जो पत्रिका है उसका अनुवाद इन्होंने इस पत्रिका का जो संपादन है फारसी भाषा में किया था। ठीक है, पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया? फारसी भाषा में। और तहजीबुल अखलाक जो पत्रिका का संपादन फारसी भाषा में करके उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था समाज में नैतिकता और भाईचारे तथा बंधुता का विकास करना। ठीक है, ये हमने देख लिया कि 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई। तो इनकी उपलब्धियों में यहाँ पर भी हम इसको एक बार देख सकते हैं, उपलब्धियों में भी कि एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई। ठीक है, 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की गई और इसी का नाम परिवर्तित करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है, तो इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि इस कॉलेज के माध्यम से मुस्लिम समाज के युवकों में, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनमें पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, तो उद्देश्य में हम देख सकते हैं, अगर आपसे कभी उद्देश्य पूछा जाता है कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यही था पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना मुस्लिम समाज के लोगों में। ठीक है, चलिए एक इनकी मुख्य उपलब्धि और है, इन्होंने 1888 ईस्वी में जो ब्रिटिश हैं, इन ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त करने के लिए, देखिए इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास करके ब्रिटिश का सहयोग प्राप्त करना। तो 1888 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम था संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा। 1888 ईस्वी में इन्होंने संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा का गठन किया। ठीक है, यानी यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो आपसे कभी पूछ सकता है, या तो संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा लिखा होगा या तो यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक सभा। ठीक है, पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तो इसका जो है एसोसिएशन। ठीक है, यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसका भी गठन 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करना, अंग्रेजों का भरोसा प्राप्त करना। ठीक है, तो ये तो हमने मुख्य चीजें देख ली। ये 3 आपको अगर आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुख्य रूप से, तो इन्हीं 3-4 में से पूछे जाएंगे। 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन, 1870 में तहजीबुल अखलाक पत्रिका का संपादन, 1875 में एंग्लो इंडियन मुस्लिम कॉलेज की स्थापना जिसका उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार और विकास करना था, और 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा या यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसका गठन करना था। तो ये हम लोगों ने देख लिया अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। और क्योंकि अलीगढ़ में ही इसका मुख्य रूप से जो इसका प्रसार था वो अलीगढ़ वाले पूरे क्षेत्र में ही था। अलीगढ़ में ही मुख्य रूप से इनके द्वारा जो भी संगठन का निर्माण किया गया, जो भी इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया, अलीगढ़ में किया गया। इसी वजह से इनके द्वारा इस मूवमेंट को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको अलीगढ़ आंदोलन को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन रह नहीं जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इस आंदोलन की सभी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया। अब हम लोग देख लेते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है जो यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन है, इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन का विरोध करना। ठीक है, एक तो यूनियन इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का विरोध करना, और साथ ही साथ जो ये अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा जो चलाया जा रहा जो मूवमेंट है इसका विरोध करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा का विरोध करना, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विरोध करना। ठीक है, और हदीस एवं कुरान के आधार पर समाज में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, यानी इन्होंने समाज में हो रहे जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन किए जाने के जो प्रयास हैं, इन प्रयासों का विरोध किया, और इनका मानना था कि समाज में जो शिक्षा का प्रसार है, समाज के लोगों की जो दिनचर्या है वो किसके आधार पर हो, हदीस और कुरान के आधार पर। यानी कि इन्होंने किसी भी तरीके का परिवर्तन का विरोध किया। ठीक है, किसी भी तरीके का परिवर्तन करने का विरोध किया, और उसी पुराने आधार पर ही, हदीस और कुरान के आधार पर ही इन्होंने समाज को शिक्षित करने, समाज के जो कर्मकांड है, जो कार्य है, उनको करने का इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो एक तरीके से अलीगढ़ आंदोलन से बिल्कुल अपोजिट सोच रहे हैं इस आंदोलन की। इसका जो उद्देश्य है अलीगढ़ आंदोलन से जस्ट बिल्कुल अपोजिट हमें दिखता है। तो मुख्य उद्देश्य हमने देखे, संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा का विरोध, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विरोध, हदीस और कुरान के आधार पर समाज में शिक्षा का प्रसार करना। प्रमुख नेता अगर हम देखें, देखिए तो देवबंद जो आंदोलन है प्रारंभ कब होता है, 1866 ईस्वी में। ठीक है, 1866 में प्रारंभ हुआ, फिर बाद में 1888 में जब ये पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन हुआ तो तब से फिर इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन का विरोध करने लग गई। शुरुआत से ही अपने जब से इसका गठन हुआ तभी से अलीगढ़ आंदोलन ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। इसके जो प्रमुख नेता अगर हम देखें, प्रमुख नेता कौन है, किनके द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्राप्त हुआ, तो प्रमुख नेता हम देखेंगे मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी बरेलवी। ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी हो गए, बरेलवी हो गए, और रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, ये तीन मुख्य नेता हैं इस देवबंद आंदोलन के, मोहम्मद कासिम ननौतवी, बरेलवी और रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, तो इन नेताओं के द्वारा कुछ कार्य भी किए गए, जैसे कि सहारनपुर के ही आसपास का जो क्षेत्र है, सहारनपुर में ही देवबंद पड़ता है, तो सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में ही कुछ मुस्लिम कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया, स्कूलों की स्थापना इन्होंने की। तो इन्होंने क्या किया, इनके अगर हम प्रमुख कार्य देखें तो इन्होंने सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम स्कूलों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य, इन स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य इनका क्या था, जिसका उद्देश्य समाज में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करना था। ठीक है, तो सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम स्कूलों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करना था। ठीक है,
इनके योगदानों में अगर हम देखेंगे, यानी कि मूल इस्लामी सिद्धांत पर आधारित था इनका जो विकास था, मूल इस्लामी सिद्धांत पर आधारित कार्यों पर जोर दिया। ठीक है, तो मूल इस्लामी सिद्धांत पर आधारित कार्यों और शिक्षाओं पर बल दिया। मुख्य योगदान की बात कर लें, एक तो इनका योगदान यही रहा कि इन्होंने विरोध किया परिवर्तनों का, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। ठीक है, इनका योगदान और ये भी था कि मुस्लिम समाज के लिए धर्मगुरु तैयार करना, मुस्लिम समाज के लिए धर्मगुरु तैयार करना, जो धर्मगुरु मूल इस्लामी सिद्धांत के अनुसार लोगों को दीक्षित करे, हदीस और कुरान की परंपराओं के आधार पर लोगों को शिक्षा दे। एक तो इसका योगदान ये रहा मुस्लिम समाज के लिए धर्मगुरु तैयार करना, दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध, सैयद अहमद खां का विरोध, मतलब इसने कार्य से अधिक विरोध करने पर ज्यादा जोर दिया इस आंदोलन में। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन और सैयद अहमद खां का विरोध किया। ठीक है, संयुक्त भारतीय राष्ट्रभक्त सभा का इन्होंने विरोध किया। कुछ मुख्य चीजें देख लें, जैसे कि एक और जहां ये सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वहीं इन्होंने जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन भी दिया था। ठीक है, जहां एक और ये अलीगढ़ आंदोलन वगैरह को, यानी समाज में हो रहे जो परिवर्तन है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। ठीक है, और इन्होंने जो ये मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज है, जो आपका मोहम्मडन एंग्लो इंडियन जो कॉलेज है, उसके लिए फतवा जारी किया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फतवा जारी किया। ठीक है, यानी इनका कहना था कि जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार न करके और जो धार्मिक शिक्षा है उसका ही प्रसार करे, उसके द्वारा ही लोगों को शिक्षा दे। लेकिन जब इस कॉलेज के द्वारा पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया गया, तो फिर देवबंद आंदोलन के जो ये मुख्य नेता हैं, इनके द्वारा इस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थिति के लिए फतवा जारी किया गया। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन कॉलेज के लिए फतवा किस ने जारी किया था, तो देवबंद आंदोलन के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन दिया। अब हम देखेंगे एक आंदोलन बचता है, अहमदी आंदोलन। इन आंदोलन से आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं याद रखनी है, केवल प्रमुख जो नेता वो याद रखने हैं। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फतवा जारी किया, ये याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को समर्थन दिया, ये याद रखना है। ठीक है, सहारनपुर के देवबंद में स्कूलों की स्थापना की, ताकि जो धार्मिक शिक्षा है इसका प्रसार किया जा सके। ठीक है, यानी जो पाश्चात्य शिक्षा है इसका विरोध किया जा सके, इतना याद रखना है। बाकी इसमें आपको याद रखना 3-4 पॉइंट याद रखना है। अब हम देखते हैं अहमदी आंदोलन। अहमदी आंदोलन देखते हैं। जब हम अहमदी आंदोलन देखेंगे तो इसके संस्थापक हैं मिर्जा गुलाम अहमद। इसके संस्थापक हैं वो हैं मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद इस अहमदी आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद गुरदासपुर जिले के कादीवान गांव से संबंधित थे, इसलिए इनके आंदोलन को कादीवान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, ये पंजाब के
गुरदासपुर के कादियान गांव से संबंधित थे। कादियान गांव से संबंधित थे, संबंध रखते थे। इसीलिए इनकी ये जो अहमदिया आंदोलन है, इसीलिए अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो इनका अहमदिया आंदोलन है, इस अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्लामी समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया, साथ ही साथ कुरान और हदीस के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने पर बल दिया। तो इन्होंने क्या काम किया, एक तो समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, और दूसरा इनका कार्य क्या था, हदीस और कुरान के माध्यम से। जैसे कि जो देवबंद आंदोलन है उसने कुरीतियों के बारे में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया, जितने भी परिवर्तन होते सभी परिवर्तनों का विरोध किया। लेकिन इसने जो है अहमदिया आंदोलन ने जो परिवर्तन होते उन परिवर्तनों का पूरी तरीके से विरोध न करके, और एक देखा जाए तो बीच का मार्ग निकाला, बहुत ज्यादा कुछ जो है कुछ परिवर्तनों को भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, साथ ही साथ हदीस और कुरान के माध्यम से भी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। इन्होंने कहा कि आप पाश्चात्य शिक्षा भी आप दीजिए, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के देने के उसमें आप हदीस और कुरान को ना भूलिए, यानी कि हदीस और कुरान के आधार पर भी आप शिक्षा दीजिए, साथ ही साथ जितना संभव हो आप पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रसार करिए। ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से मध्यम मार्ग का पालन किया, ना ही इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का उस तरीके से आंख बंद करके विरोध किया, और ना ही हदीस और कुरान की शिक्षा को बहुत ज्यादा वो किया। तो इन्होंने क्या कहा कि पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ ही हदीस और कुरान के द्वारा भी शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। ठीक है। यानी पाश्चात्य जो सभ्यता है उसमें पारंगत होकर के लोग अपनी जो धर्म है उस धर्म से संबंधित चीजें न भूल जाएं। तो इनका कहना ये था। कुछ चीजें इनके बारे में महत्वपूर्ण है मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में। मिर्जा गुलाम अहमद ने पहले तो अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा, पहले उन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा। ठीक है। इन्होंने मुझसे समाज के लोगों से कहा कि मैं पैगंबर मोहम्मद का अवतार हूं। पहले इन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा, बाद में फिर इन्होंने अपने आप को कृष्ण का भी अवतार कहा। तो गुलाम अहमद ने पहले अपने को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा, फिर उन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा। तो मुख्य रूप से इनका ये स्टेटमेंट देने के पीछे का कारण यही है कि हिंदू और मुस्लिम जो संप्रदाय है इनके बीच एकता का विकास करना। ठीक है। तो इन्होंने एकता और भाईचारे का विकास करने के लिए संभवतः इन्होंने अपने आप को पहले पैगंबर मोहम्मद का भी अवतार कहा, और बाद में फिर उन्होंने अपने आप को कृष्ण का भी अवतार कहा। ठीक है। एक इनका ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण है, बहरीनीय ग्रंथ। बहरीनीय ग्रंथ का इन्होंने निर्माण किया। क्यों? ताकि अपने जो उपदेश है, अहमदिया आंदोलन के जो उद्देश्य है, इन उद्देश्यों और अपने उद्देश्यों को लोगों तक प्रचारित करने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है बहरीनीय। ठीक है। बहरीनीय अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना की। आगे चलकर 1904 में ही इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा। ठीक है। 1904 में इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहना प्रारंभ कर दिया। बहरीनीय अहमद। पहले उन्होंने आपको आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से किस आंदोलन के जो संस्थापक है या नेता है उन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण का अवतार कहा? तो कौन है? मोहम्मद गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। इन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण का अवतार कहा। 1904 में इन्होंने कृष्ण का अवतार कहा, उससे पहले 1893 के आसपास इन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा। ठीक है। अहमदिया आंदोलन अगर हम देखें कि प्रारंभ कब हुआ था तो 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में जो अहमदिया आंदोलन है ये प्रारंभ हुआ। ठीक है।
अच्छा, इनके बारे में कुछ चीज और, जैसे कि मिर्जा गुलाम अहमद की जो सोच है, मिर्जा गुलाम अहमद की सोच परंपरावादी थी। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद की जो सोच है परंपरावादी थी, और इसी कारण से इन्होंने बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, तलाक प्रथा, ठीक, बहुपत्नी प्रथा हो गई, तलाक प्रथा हो गई, ठीक है, और पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा और पर्दा प्रथा, इनका इन्होंने समर्थन किया। ठीक, ये परंपरावादी सोच के थे, और इस कारण इन्होंने बहुपत्नी प्रथा, तलाक प्रथा और पर्दा प्रथा का समर्थन किया। मतलब कि सीधी सी बात है कि परिवर्तनों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये अभी भी अपने पुराने जो दक्षिण जो सोच है उसके आधार पर ही चल रहे थे, और इसी कारण से इन्होंने बहुपत्नी प्रथा, तलाक प्रथा और पर्दा प्रथा का समर्थन किया। मिर्जा गुलाम अहमद की मृत्यु के बाद जो अहमदिया आंदोलन है ये दो भागों में विभाजित हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात जो अहमदिया आंदोलन है ये दो भागों में बढ़ गया। एक तो लाहौरी दल हो गया और एक कादियान। ठीक, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका जो आंदोलन है, इनका जो ग्रुप है, जो अहमदिया आंदोलन का जो ग्रुप है वो दो गुटों में बढ़ गया, लाहौरी दल और कादियान दल। जो लाहौरी दल के जो समर्थक थे, लाहौरी दल के समर्थक इन मिर्जा गुलाम अहमद को एक श्रेष्ठ पुरुष समझते थे, एक श्रेष्ठ पुरुष मानते थे। इनका मानना था, लाहौरी आंदोलन के जो समर्थक है, कि गुलाम अहमद एक श्रेष्ठ पुरुष थे। ठीक है, लेकिन जो कादियान दल के जो समर्थक हैं वो गुलाम अहमद को ईश्वर मानते थे। ठीक है, गुलाम अहमद को ईश्वर का अवतार मानते थे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद की मृत्यु के पश्चात किन दो दलों में बढ़ गया, या फिर कौन सा दल ऐसा था जो कि मिर्जा गुलाम अहमद को ईश्वर मानता था? तो कौन सा? कादियान आंदोलन। देखिए वही कादियान है, इस कादियान गांव से चूंकि जुड़े हुए थे, इसी कारण से इस अहमदिया आंदोलन का नाम कादियान आंदोलन था। और यही जो गुट दो भागों में बटा, तो एक गुट का नाम हो गया लाहौरी दल और एक का नाम हो गया कादियान। लाहौरी दल के लोग गुलाम अहमद को श्रेष्ठ पुरुष मानते थे, जबकि कादियान दल के समर्थक इनको ईश्वर का अवतार मानते थे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब इन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का अवतार कहा और कृष्ण का अवतार कहा, तब मुस्लिम समाज के लोगों ने इनका काफी ज्यादा विरोध भी किया था। तो आपसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से मुस्लिम समाज के धर्म सुधारक थे जिनका मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा काफी अधिक विरोध किया गया, तो भी आपको याद रखना है मिर्जा गुलाम अहमद। तो इसमें आपको दो ही तीन चीजें याद रखनी है, एक तो पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण का अवतार किसने कहा, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। उसके बाद आपको याद रखना है हदीस और कुरान के माध्यम से शिक्षा का प्रसार तो अहमदिया और देवबंद दोनों कह रहे थे। बहरीनिया अहमद ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसने। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा, तलाक प्रथा और पर्दा प्रथा का किसने समर्थन किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद, यानी कि देवबंद जो अहमदिया आंदोलन है इसने। फिर अहमदिया आंदोलन किन दो गुटों में बढ़ गया, तो लाहौरी दल और कादियान दल। और ईश्वर के समान तुलना किसने की, तो कादियान दल के समर्थकों ने। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर यही खत्म करते हैं। अब आपका फिर बचा हिंदू धर्म के जो सुधार आंदोलन है, जो धार्मिक आंदोलन है, हिंदू धर्म के जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है वो बचे, उसको हम लोग बात करेंगे। उसके लिए पूरा एक क्लास चाहिए, तो उसे हम लोग एक पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका जो छोटे छोटे जो मूवमेंट है, किसान और जनजातीय विद्रोह, उसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, क्लास आज यहीं खत्म करते हैं।